नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग जो है यूपी पीसीएस को मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न इंस्टीट्यूट के जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित जो है यूपी पीसीएस के 5वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे, जो भारतीय राज्य व्यवस्था और जो है अप्रैल 2023 के करंट अफेयर पे आधारित है। इसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही इसकी व्याख्या पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले का सही जवाब होगा अनुच्छेद 351 में ये जो है उपबंध दे रखा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ी गई। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है और 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में किया गया, इसके तहत जो है सिंधी को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को, और जो है 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके तहत जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को 1969 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकती है। तो यहाँ पे देखा जाए तीसरे का सही जवाब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राजभाषा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक ही जो है प्रभाव में रहेगा, परंतु राज्यसभा इससे प्रत्येक बार 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब है सी ऑप्शन राजमन्नार समिति 1969 में जो गठित की गई थी उसके द्वारा ये सिफारिश की गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस समिति ने जो है 1971 में अपना प्रतिवेदन जो है सरकार को सौंप दिया, जिसमें अनेक सिफारिशों के साथ यह भी सिफारिश की गई कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, दूसरा है इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, तीसरा है इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए 5वें का, तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाता है। इसमें जो है एक अध्यक्ष और जो है 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो है बाकी तो ये इसके बारे में कहा जाए तो ये एक जो है अर्धन्यायिक निकाय है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 6ठे में, तो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए, ये सही नहीं है। सामने लिखा है 18 वर्ष, लेकिन असल में 21 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बाकी सही है, ए, सी और डी सही है मिलान। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो संविधान में 2 या इससे अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो है संबंधित राज्य विधानमंडलों के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है,
जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे देखा जाए 8वें का सही जवाब है। तो इसके तहत जो है पहले आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक था, और इनमें से जो भी पहले हो इसके तहत जो है ये जो भी पूरा हो रहा हो या 5 वर्ष तक रह ले या 70 वर्ष तक, लेकिन जो है 2019 में संशोधन किया गया, तो इसके बाद जो है मिनिमम 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी कर ले, दोनों में से कोई जो भी पहले हो जाए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि लोकपाल के पास जो है सीबीआई या सीवीसी एजेंसियों को निर्देश देने की शक्ति है। दूसरा कथन है लोकपाल को हटाने के लिए संसद के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षरित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखा जाए 9वें का, तो केवल यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो पहला कथन यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 50 सदस्य नहीं बल्कि 100 सदस्य चाहिए। और यहाँ पे जो है कहा गया है कि लोकपाल को पद से हटाने के लिए 100 संसद सदस्यों द्वारा जो है एक हस्ताक्षरित याचिका की आवश्यकता होगी, और इसको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ आरोपों को वैध पाता है और हटाने की सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन संसद द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है इनकी प्रकृति जो है सलाहकारी होती है। तो यहाँ पे जो है कोर्ट की सहायता से देखना है, तो यहाँ पे 10वें का केवल दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है अनुच्छेद 263 जो है राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है, और जो है इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ना कि संसद द्वारा। तो यहाँ पे पहला कथन गलत होगा, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, राष्ट्रपति की क्षमादान की निम्नलिखित में से किस शक्ति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जा सकता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान है, और राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति में क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम व प्रविलंबन आदि सम्मिलित हैं। लेकिन जो है जब दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम की जाती है, तो उसे जो है परिहार कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जब दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाए तो उसे लघुकरण कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, चंद्रशेखर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चंद्रशेखर जो है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे, और इससे पहले वे किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। जबकि जो है वीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, और इसके अलावा एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध नगर पालिकाओं में आरक्षण से है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 243 टी का जो है संबंध जो है टी का संबंध नगर पालिकाओं में आरक्षण से है, और अनुच्छेद 243 क्यू का संबंध जो है नगर पालिकाओं के गठन से है, और अनुच्छेद 243 आर का संबंध जो है नगर पालिकाओं की संरचना से है, और अनुच्छेद 243 एस का संबंध जो है वार्ड समितियों के गठन से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। इसमें जो है सेवा कर प्रावधान है, और इसमें जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला पंचायत या परिषद नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो केरल, त्रिपुरा में केवल ग्राम पंचायत है और मेघालय में जो है जनजातीय परिषद जैसी संस्था का प्रावधान है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। और तीसरा कथन है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो सकता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन गलत है, दूसरा गलत है, केवल जो है तीसरा कथन यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करना है। पहला है संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया। दूसरा कथन है कि उपराष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। तीसरा कथन है यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है तो इससे पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य जो है अवैध माने जाएंगे। और चौथा कथन है संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे 18 में देखा जाए तो सही जवाब होगा पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही होगा। बाकी जो है यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा कि यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है तो इससे पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा दिए गए सभी कार्य जो है अवैध नहीं माने जाएंगे, अपितु जो है प्रभावी रहेंगे। तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई साधारण विधेयक का एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो 19 में प्रावधान ये होगा कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। और जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन को भेजा जाता है और दूसरे सदन द्वारा विधेयक को जो है अस्वीकार कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। दूसरा कथन है वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखा जाए तो 20 का सही जवाब है ए ऑप्शन, केवल कूट पहला सही है लेकिन जो है दूसरा गलत है, क्योंकि महान न्यायवादी को निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं गया है, किंतु वह भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है और ना ही किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे तो पहला कथन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा किया गया। दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 नियामक सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते थे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। तो यहाँ पे 21 को देखा जाए तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा कथन सही है, माफ़ कीजिए दूसरा कथन गलत है। यहाँ पे दूसरा कथन गलत है यहाँ पे और पहला कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्यों गलत है? पहला इसलिए सही है कि इसका जो है गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा इसका गठन किया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 नियामक जो है सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते थे जिनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का होता था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब डी ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे जो है
सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 149 में किया गया है प्रावधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नीति आयोग के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इनका पद जो है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। दूसरा कथन है नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इनका पद जो है राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। तो यहाँ पे असत्य कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए 24 का जो है बी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है, बाकी जो है पहला कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है देखा गया है कि इनका पद जो है भारत सरकार की सचिव पद की जो है समकक्ष होता है, ना कि राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी संथानम समिति की सिफारिशों पर। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हालांकि 2003 में सीवीसी अधिनियम में वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। तो यहाँ पे असत्य कथनों का चयन करना है। तो पहला कथन है लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए स्थापित किया गया है। और दूसरा कथन है कि लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है कहा गया है कि असत्य कथनों का चुनाव करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ना तो पहला असत्य है ना तो दूसरा असत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे बेमेल युग्म का चुनाव करना है। एक तरफ अनुच्छेद और दूसरी तरफ उनकी विषय वस्तु दे रखी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 250। 250 में प्रावधान ये है कि आपात की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति होगी, लेकिन इसमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन। ये जो है मिलान गलत है, क्योंकि ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 253 के तहत किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें जो है प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं यहाँ पे जो है। बाकी जो है इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित क्षेत्र से समिति की सिफारिश पर होती है और समिति में लोकसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं, लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में गलत का चयन करें। तो यहाँ पे 29 का सही जवाब है ए ऑप्शन। इसके न्यायिक क्षेत्र में न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना, समुद्री और राजदूतों के मामले भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। तो अनुच्छेद और विषय वस्तु दे रखी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 127 जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है यही जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस सिफारिश का संबंध पंचायती राज के अशोक मेहता समिति से नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पंचायती राज पद्धति त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ये अशोक मेहता समिति से संबंधित नहीं है। और तो यहाँ पे जो है क्योंकि जो है अशोक मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए, ये प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे ये जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन 243 के जो है पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है, ये जो है सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों से नहीं है? पहला विषय है नगरीय निर्धनता उन्मूलन, दूसरा है भूमि विकास एवं भूमि सुधार,
तीसरा है पुस्तकालय, चौथा है ईंधन और चारा, पांचवा है खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, छठा है पशुपालन और कुक्कुट पालन। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है दे रखा है, नगरीय निर्धनता उन्मूलन जो है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं को हस्तांतरित विषयों में शामिल है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। दूसरा है भारतीय संघ राज्यों के बीच आपसी सहमति का प्रतिफल है। तो यहाँ पे 34 को देखा जाए तो ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और जो है भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है, और जिसके अंतर्गत जो है कुछ शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित की गई हैं। और यह जो है व्यवस्था जो है संघीय व्यवस्था जो है ये जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जिसमें केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली है और भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, और राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती? तो यहाँ पे 35 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आंतरिक विद्रोह पर जो है आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। और भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन उपबंध उल्लिखित है, और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वह इसकी घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो है आंतरिक विद्रोह के चलते नहीं कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में जो है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत करता है। दूसरा कथन है अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपातकाल में प्रभावी रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है ना तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, ना तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस एक संसदीय समिति का कैग का मार्गदर्शन प्राप्त होता है? तो यहाँ पे 37 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लोक लेखा समिति को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका जो है मुख्य कार्य ये होता है कि कैग के प्रतिवेदन की जांच करना, और इसमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में वर्णित है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे 38 में देखा जाए अनुच्छेद 59 के तहत जो है यह वर्णित किया गया है, और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद पर जो है पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताओं का विवरण दिया गया है, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अनुच्छेद 60 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय की ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी, और यह जो है अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो यहाँ पे जो है 40 का सही जवाब है डी ऑप्शन, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं, और यह अनुच्छेद 66(1) के तहत जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन में दे रखा है कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन एवं राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम माना जाता है। इसका कारण है कि संसद द्वारा राष्ट्रपति के मध्य सारा पत्र व्यवहार उसके ही द्वारा होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 41 में ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है चुनाव आयोग एक बहुस्तरीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें 3 चुनाव आयुक्त शामिल है। दूसरा कथन है चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। तीसरा कथन है चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों और उन्हें चुनाव चिन्हों के आवंटन से उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो 42 का जो है सारी कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है कि आशा पूर्णा देवी भारत की पहली महिला मुख्य जो है चुनाव आयुक्त थी। दूसरा कथन है कि राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 43 में देखा जाए तो केवल जो है दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है वीएस रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचित हुई थी और जो है रमा देवी राज्यसभा की महासचिव के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी और वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 317 के तहत किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल जो है कितनी वर्ष की आयु जो पहले हो तक रहता है। तो ये जो है उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक जो पहले हो सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो ये जो है 6 अप्रैल 1952 को किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है और केसी नियोगी जो है की अध्यक्षता में ये किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक जो है संविधिक आयोग नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 47 का जो है सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है एक संविधिक आयोग नहीं है, जिसका गठन जो है अनुच्छेद 338 के तहत किया गया और यह जो है संवैधानिक निकाय है, ना कि संविधिक निकाय है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है संविधिक निकाय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है कि प्रोटेम स्पीकर जो है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो यहाँ पे 48 को देखा जाए तो 48 में जो है पहला दूसरा दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, धन विधेयक के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, इसको केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसे संसद द्वारा कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन उड़ीसा, क्योंकि जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जबकि उड़ीसा में 10 सीटें हैं जो राजस्थान के समान हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51, स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों के लिए अधिकार का संरक्षण नहीं करता है। पहला है कि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, दूसरा है देश में जो है निर्बाध संचरण, तीसरा है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार, चौथा है जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों का प्रवेश जो है प्रतिबंधित, पांचवा है अभियोग लगाने की मौखिक एवं लिखित। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 51 का सही जवाब है, केवल पांचवा जो है संरक्षण नहीं करता है, बाकी जो है संरक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से कभी भी बर्खास्त कर सकता है। इसका कारण है कि जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है।
यह रहता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। पहला कथन यहाँ पे गलत है, परंतु आर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी जो है संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तीसरा है अनस्वर राज, चौथा है द्विसदनी विधायिका, पांचवा है सशक्त केंद्र। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तीसरा और पांचवा यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है यहाँ पे कौन सी जो है संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है, अनस्वर राज और जो है सशक्त केंद्र जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव करना है। पहला है कि संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 268 में वर्णित है कि कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं। दूसरा कथन है कि संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 में वर्णित किया गया है कि सेवा कर जो है संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और जो है विनियोजित किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध जो है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 से है? तो इन राज्यों का जो देखा जाए कर्नाटक है, महाराष्ट्र और गोवा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। सबसे पहले जो है अंतर्राज्य जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में गठित कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण था और इसमें शामिल राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से सही कथनों का चुनाव करें। पहला है क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की गई है। और तीसरा कथन है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लखनऊ में है। तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। अनुच्छेद 352 के विषय में क्या सही है? तो 57 में जो है जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं कौन सी हैं? तो अनुच्छेद जो है 282 में वर्णित किया गया है कि संसद द्वारा उन अहर्ताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगे उस नीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा जो है अवधारणा कर सकेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, उसका निर्धारण जो है भारत की संसद द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ये कौन थे? ये जो है पीवी नरसिम्हा राव जो है थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में वे उपचुनाव द्वारा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक चला। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे अनुच्छेद 60 कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलेगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ, तीसरे से। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, चौथे से। 76 अनुच्छेद जो है भारत का महान्यायवादी, दूसरे से। और अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है अनुच्छेद 143(2) के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे वाद जो किसी ऐसी संधि, करार, सनद आदि से उत्पन्न हुआ है जो संविधान लागू होने के पूर्व की गई थी, उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है इस संबंध में। तो इस संबंध में जो है उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्य है और उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो है ये कथन गलत है और ए और सी सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध जो है कदाचार अथवा अक्षमता का आरोप सिद्ध हो। दूसरा कथन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक में यह वर्णित है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो यहाँ पे जो है 63 में देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है अनुच्छेद 120 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विशेष संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। और दूसरा कथन है अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विशेष के राष्ट्रपति जो है राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 65 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सरकारिया आयोग द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है जो न्यायमूर्ति थे रणजीत सिंह सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 24 मार्च 1983 को। अगला क्वेश्चन नंबर 66। अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन से संबंधित कौन सा कथन है? तो पहला है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त नहीं होते हैं। दूसरा कथन है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है समाप्त हो जाएंगे। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है या दोनों असत्य हैं? तो यहाँ पे 66 का देखा जाए तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सही है अनुच्छेद 107 के तहत। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 67 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। यह सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह प्रणाली जो है सभी वर्गों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 68। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्रीय कानून जो है राज्य कानून पर प्रभावी होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महान्यायवादी को देश का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। दूसरा कथन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। तीसरा कथन है महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जा सकता है। तो उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे 69 का सही जवाब है, पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है और महान्यायवादी का कार्य जो है निश्चित नहीं है और इसे पद से हटाने के लिए भी कोई व्यवस्था संविधान में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो पहला है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। और दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। तीसरा कथन है कि जो है इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 70 में देखा जाए तो दूसरा तीसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, ना कि लोकसभा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 71।
सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकेंड में राज्यसभा की सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 11 सीटें हैं राज्यसभा की, राजस्थान में 10 है, और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कितनी है, 5 है, और मिजोरम में 1 है। तो यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा गठित पूर्वोत्तर परिषद के कुल 7 सदस्य जो है राज्य है। और दूसरा कथन है वर्ष 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है। और इसमें जो है ये तो सही है, लेकिन इसमें कुल 8 सदस्य राज्य हैं। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है, जिसमें से जो है असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो ये जो है प्रावधान बोमई वाद पे किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 12 भाषाएं वर्णित है। निम्नलिखित भाषाओं को उनकी सूची में शामिल होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थीं, जिसमें देखा जाए तो असमिया और बंगाली भाषा दे रखा है, और दूसरा दे रखा है जो है पहले असमिया और बंगाली भाषा हुई, और इसके बाद सिंधी भाषा आई 1967 में। इसके बाद आई कोंकणी और मणिपुरी भाषा 1992 में। इसके बाद आई संथाली भाषा 2003 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जापान, तीसरा ब्राज़ील, चौथा इटली। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नागालैंड, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि देशों में सरकार का संघीय मॉडल अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन, जापान, इटली, नॉर्वे, स्पेन आदि देशों में एकात्मक स्वरूप है। तो यहाँ पे इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे डी ऑप्शन पहला तो सही है और तीसरा ब्राज़ील सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सी विशेषताएं एकात्मक शासन की है? पहला है कठोर संविधान, दूसरा है आपातकालीन उपबंध, तीसरा है अखिल भारतीय सेवाएं, चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, ठीक है, कि एकात्मक शासन की जो है विशेषता है आपातकालीन उपबंध और अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से किसने भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा है कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है? तो यहाँ पे 77 का सही जवाब है आइवर जेनिंग्स ने जो है भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा था, यह एक मजबूत केंद्र वाला संघ है, जबकि मॉरिस जोन्स ने इसे सहमति वाला संघ तथा जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघ व्यवस्था कहा था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संविधान संघीय है और संघीय होना इसकी मूल विशेषता है? तो यह जो है बम्बई मामले में हुआ था, जो 1994 में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि सरकारिया कमीशन ने सिफारिशें की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। इसका कारण दिया गया कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई, उन्होंने अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम किया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो 79 का जो है सी ऑप्शन सही है। पहला तो सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि जो है केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए इस सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया, और इसने अपनी सिफारिशों में कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। लेकिन सरकारिया आयोग ने पाया कि केंद्र में रहने वाली सरकारों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग ही किया है, जिससे केंद्र तथा राज्य संबंध जो है काफ़ी प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 80 में देखा जाए तो बी ऑप्शन सही नहीं है। केंद्र तथा राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख भाग 11A में है, जबकि जो है इसका उल्लेख के बारे में बात की जाए
तो यहाँ पे जो है 80 में देखा जाए इसका जो है उल्लेख जो है भाग 12 में वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है अनुच्छेद जो है 253 जो है अनुच्छेद 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी कराने के लिए विधान का प्रावधान करता है, जबकि माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 243 का में दिया गया है। इसलिए यहाँ पे ये कथन जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों में पे विचार करें। पहला कथन है संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखा जाए तो 82 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला दूसरा दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है। पहला है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने का, दूसरा है पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, तीसरा है राज्य वित्त आयोग के गठन का, चौथा है 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण का। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा गया है 83 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है कहा गया है कि जो है 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य करने के लिए पूरी शक्ति पंचायत को प्रदान की गई है, ना कि 12वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति जो है प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करेगा। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है, और निर्वाचन आयोग और प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति या आयुक्तों की सेवा की शर्तें पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए 85 में तो बी ऑप्शन 266 नंबर जो है 266 नंबर जो है सही सुमेलित है, बाकी जो है सही सुमेलित नहीं है। 119 में देखा जाए तो 119 का सही जवाब होगा संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा जो है विनियमन। और अनुच्छेद 117 में प्रावधान यह है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हों। तो ये जो है तो यहाँ पे सही सुमेलित के लिए बोला गया था। तो जो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो है पहला दूसरा और तीसरा जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन एक जो है उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद जो है उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन से हैं। पहला है संसद, राज्य विधान सभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना, दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, तीसरा है निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्यक्रम का निर्देशन तथा नियंत्रण करना, चौथा है संसद सदस्यों की निहिरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है संविधान का अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार भारत का निर्वाचन आयोग जो है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव करवाता है, और निर्वाचन तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना,
और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना आदि जो है ये जो है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। जबकि यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि स्थानीय निकायों का चुनाव इससे संबंधित नहीं होता, इसका जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है चुनाव करवाता है, इसलिए पहला कथन यहाँ पे गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 89, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे कहा गया है कि उनका कार्यकाल जो है पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष होगा मिनिमम या 65 वर्ष, जो भी मतलब कि जो है उम्र पहले हो जाए उसके अनुसार। और संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, परंतु संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है तथा सदस्य पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, नीति आयोग के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई। दूसरा कथन है यह राष्ट्र के विकास में राज्य के बराबर भागीदार के रूप में सशक्त भूमिका, सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्य के रूप में जो है परिणित करता है। और तीसरा कथन है यह एक संवैधानिक संस्था है। चौथा है इसकी शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 90 का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा यहाँ पे कथन सही है, लेकिन पहला और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसलिए ये गलत है। और इसकी स्थापना सरकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्य के रूप में जो है परिणित करने तथा राष्ट्र के विकास में राज्यों के बराबर भागीदार के रूप में सशक्त भूमिका निभाने के उद्देश्य से की गई थी। और जो है ये जो है भारत सरकार के एक जो है कार्यकाली संकल्प द्वारा सृजित निकाय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 91 में देखा जाए तो इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं, ये सही नहीं है। और जो है वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति जो है सलाहकार होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। और जो है वित्त आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक जो है सांविधिक निकाय है। इसका कारण है कि इसका गठन संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा अनुच्छेद 295 में किया गया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है 92 में देखा जाए तो 92 में जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि ए तो सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। और जो है क्योंकि इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है। और यह एक जो है बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जबकि 7 पदेन सदस्य भी होते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, लोकपाल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 93 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सही नहीं है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष है और 7 से जो है अधिक सदस्यों का प्रावधान है। तो इसमें जो है 7 नहीं 8 सदस्य होते हैं। 50% जो है सदस्य जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और महिलाओं के बीच होंगे। बाकी 50% जो है किसी भी रूप में किए जा सकते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है नहीं है। तो संस्थाएं और उनका स्थापना वर्ष, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी, जो है 1964 में हुई थी, ना कि 1965 में। ये जो है सही मिलान नहीं है, बाकी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किए गए निम्न प्रावधानों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन सही नहीं है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पद विधि 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष कर दी गई है, क्योंकि जो है 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष कर दी गई है, ना कि जो है इसमें और दूसरा परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा दी गई है। इसका कारण है कि अल्पसंख्यक आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन गलत है और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, मतलब कि कारण इसका सही है, क्योंकि जो है अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित ही नहीं किया गया है। और अल्पसंख्यक आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो यह जो है 2004 में आया था, 2004 में आया था, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 98 में देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है कि भारत का नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58A के अनुसार जो मान्यताएं हैं वो भी दी गई हैं, और जिनमें से 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, इत्यादि जो है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस समिति ने आम चुनावों में मतदाता आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। तो इस समिति का नाम था VM तारकुंडे समिति। ये समिति का गठन जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में की गई, और इसे JP समिति भी कहा जाता है। इनकी सिफारिशें ये थी कि चुनाव आयोग को 3 जो है सदस्य बनाया जाए और मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की जाए, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता परिषद का गठन किया जाए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत निम्नलिखित किन उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। तो इसके तहत जो है दूसरे तीसरे को संशोधित किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 खा जोड़कर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे 101 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्न में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता। तो 102 में सही जवाब है जो है भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य करना जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 103,
केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई। दूसरा कथन है, आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की अतिरिक्त जो है 6 सूचना आयुक्त होंगे। तीसरा कथन है कि इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। चौथा कथन है कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो यहाँ पे देखा जाए 103 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे कथन सही है, लेकिन जो है चौथा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 104, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में जो है प्रकल्पित है, जो किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है। दूसरा कथन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे 104 में देखा जाए तो जो है सी ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लोकायुक्त से संबंधित अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। और दूसरा कथन है, सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करने वाला राज्य महाराष्ट्र था। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन सही जवाब होगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1963 में हुई। इसकी स्थापना की अनुशंसा जो है संथानम आयोग ने की। और तीसरा कथन है, इसका आदर्श वाक्य जो है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी है। और इसका चौथा कथन है कि सीबीआई अकादमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में अवस्थित है। तो यहाँ पे 105 का देखा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा जो है सही है। और ये जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई इसकी स्थापना और इसकी अनुशंसा संथानम आयोग द्वारा की गई थी। और जो है देखा जाए तो यहाँ पे जो है और इसका आदर्श वाक्य जो है उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता है। और जो है जबकि सीबीआई अकादमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है। तो यहाँ पे जो है माफ़ कीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे नोएडा की बजाय गाजियाबाद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से किस भारतीय नेता को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद में देखा जाए तो अनुच्छेद 320 जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का प्रावधान किया गया है इसमें, ना कि लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का। यह सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो भाग 12 जो है, भाग 12 में वित्त संपत्ति जो है संविदाएं और वाद का जो है प्रावधान किया गया है, ना कि अधिकरण का। तो यहाँ पे जो है जबकि अधिकरण का प्रावधान भाग 14 का में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है भाग 18 में किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक संवैधानिक निकाय है, संस्था है। और दूसरा है, यह एक सांविधिक संस्था है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 111 में सही कथन का चुनाव करना है, तो दोनों ही कथन असत्य है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि नीति आयोग जो है एक जो है संविधानेतर संस्था है, जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई और इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया। यह ना तो जो है संवैधानिक है, ना ही जो है संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो ये जो है अनुच्छेद 273 में किए गए हैं, 275 में किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 वन के अंतर्गत की जाती है। दूसरा कथन है, इसे पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है।
तो यहाँ पे 113 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। क्योंकि जो है अनुच्छेद 148(1) के तहत जो है अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति की जाती है और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76(1) के तहत नियुक्त होता है। और जो है भारत के महान्यायवादी को किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए कोई विधिक अनिवार्यता का पालन नहीं करना होता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, राज्य के राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तीसरा कथन है राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। चौथा कथन है राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 114 का सही जवाब बी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई भी जो मतलब कि प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो स्थापना वर्ष है उसका स्थापना वर्ष क्या है? 2007 है, और लिखा कितना है? 2002। तो ये गलत है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सारे सही सुमेलित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया। दूसरा कथन है इसे गठन के समय जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया और 2018 में 102वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 118 में देखा जाए तो इस स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, संघीय संघ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। पहला है संबंधित राज्यों की सहमति से, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, तीसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए रहने की स्थिति में, चौथा है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 1/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 119 का सही जवाब क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा कथन यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 120, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होनी चाहिए? तो 120 का सही जवाब है जो है द्वितीय वाचन पर होनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि द्वितीय वाचन में विधायक पर विचार विमर्श होता है और द्वितीय वाचन में ही सदन जो है विधायक को संयुक्त समिति को सौंप सकता है। इसके अलावा तृतीय वाचन में विधेयक का पारित होना शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। दूसरा कथन है लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1977 में हुई थी। तीसरा कथन है संसद के दोनों सदनों की तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में आतंक निरोधक विधेयक के संदर्भ में आयोजित की गई थी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्न कथनों में पे विचार करें। पहला कथन है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। दूसरा कथन है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भाग 8 में 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, सिंधी और संथाली जोड़ी गई। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 122 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। केवल पहला यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि जो है इसके तहत जो है 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई, ना कि सिंधी भाषा।
और जो है सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है? तो यहाँ पे जो है राज्यपाल सक्षम होता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 9 का के अनुच्छेद 243 ता घ में किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 124। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 129 करता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का जो है साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की भी शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 125। निम्न समितियों आयोगों को उनके बनने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पूंछी आयोग, दूसरा है राजमंडार समिति, तीसरा है सरकारीय समिति, चौथा है भगवान सहाय समिति। तो यहाँ पे राजमंडार समिति का गठन हुआ 1969 में, भगवान सहाय का समिति का गठन हुआ 1970 में, सरकारीय आयोग की समिति का गठन हुआ 1983 में और पूंछी आयोग का हुआ 2007 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 126। अप्रैल 2023 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश यूएसए है। और दूसरा कथन है इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश में भारत चौथे पायदान पर है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 127। श्रीनेक्स 2023 भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है? तो यह जो है भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ अप्रैल 2023 में, कोलंबो में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 128। अप्रैल 2023 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो है भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 129। अप्रैल 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक फोर्ब्स सूची में निम्नलिखित में से किसे भारत की सर्वाधिक अमीर महिला अरबपति घोषित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है सवित्री जिंदल को घोषित किया गया है। ये ऑप्शन सही जवाब है। इस सूची में कुल 13 भारतीय महिला अरबपतियों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 130। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन जो है अल सल्वाडोर ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। अप्रैल 2023 में कंबल पनीर थ्रचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कंबस की घाटी पड़ता है तमिलनाडु में, वहीं पे इसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 132। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्याभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य जो है आयोजित हुआ? तो यह जो है पश्चिम बंगाल के जो है कलाईकुंडा एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया, अमेरिका और भारत के मध्य। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 133। अप्रैल 2023 में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की जो है अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सजना 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 134। अप्रैल 2023 में स्टील उद्योगों पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया स्टील एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। अप्रैल 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। अगला क्वेश्चन नंबर 136। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि नेशनल पेंशन जो है प्रणाली है एनपीएस, उसकी समीक्षा की जाए। इसमें कुल 6 सदस्य थे। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 137। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो ये जो है ऑपरेशन जो है नाइजीरिया से निकालने के लिए शुरू किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो है यह अभियान जो है सूडान में चल रही हिंसा से जो भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 138। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम, केरल में रखी गई। यह 1500 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से किन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर यानी कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। अप्रैल 2023 में भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ पर खोला गया? तो यह परिसर जो है जिंजा, युगांडा में खोला गया। ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 141। अप्रैल 2023 में भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो यह आयोजन 1 से 7 अप्रैल के मध्य किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में कौन सा एक राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें जो है कर्नाटका राज्य जो है शीर्ष पर है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है वाई ब्रेंज विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि सीमावर्ती गांवों का विकास करना, और जो है इसका उद्देश्य था कि 4 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के गांवों का विकास करना। ये राज्य जो थे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख थे, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक जो है नाटो संगठन का 31वां सदस्य बन गया है? तो फिनलैंड बना है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ये नाटो की स्थापना जो है अप्रैल 1949 में हुई और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। बजट 2023-24 में घोषित जनजातीय गौरव कॉरिडोर का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, और इसके लिए जो है इस कॉरिडोर के लिए बजट 2023-24 में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रकाशित शोध के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में से भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत इसमें जो है 2005 के 10वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, और अमेरिका इसमें पहले पायदान पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 147। अप्रैल 2023 में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो CR राव को मिला है यह पुरस्कार। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 148। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है? तो यहाँ पे उनका नाम है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। अप्रैल 2023 में विश्व के प्रथम रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट अनावरण किस हवाई अड्डे पर किया गया? तो इसका जो है अनावरण दुबई हवाई अड्डे पर किया गया, और इसका अनावरण दुबई स्थित एयरलाइंस एमिरेट्स द्वारा किया गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। अप्रैल 2023 में जो है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें जो है इस वैक्सीन कांग्रेस में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन एक्सीलेंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही ध्येय संस्थान द्वारा संचालित
यूपी पीसीएस के टेस्ट क्रमांक नंबर 5 का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।